सोनी, एक सवाल है जो मैं नहीं पूछना चाहता था, पर चूंकि जी। मैं थोड़ा सा भावुक हो गया हूं, और हिमांशु जी आपसे भी पूछूंगा कि कभी सोनी ने जो मैं सवाल पूछने जा रहा हूं उसका कोई जिक्र क्या कभी आपसे किया? जिस वक्त आपको प्रताड़ना दी जा रही थी, ये जो वो जो पूरा समय था जब आपको थाने में उठा के ले जाते हैं, और बहुत मुश्किल सवाल है करना मेरे लिए, उस वक्त आपके दिमाग में क्या चल रहा था? उस समय कोई गुस्सा आ रहा था, या लगा कि, मतलब मैं ये जानना चाहता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे जैसे शहर में सुविधा में बैठे हुए लोगों के साथ, हमें स्त्री हो या पुरुष, हालांकि पुरुष ज्यादा प्रिविलेज्ड है, पर हमारे साथ ये कभी नहीं होने वाला है। हम जिस प्रिविलेज में हैं, हमको पुलिस ऐसे उठा के नहीं ले जा सकती। उस समय आपको क्या लगा था? क्या कभी उस समय लगा, कोई बदले की भावना कभी आई, प्रतिशोध की भावना की बाद में देखा जाएगा इनको, या कुछ क्या क्या लगा? और हिमांशु जी, कभी आपसे सोनी ने इस बारे में बात की हो? मैं ये समझना चाहता हूँ, ये शहर के लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है, जी। जो बहुत सुविधाओं में जी रहे हैं और उनको लगता है कि उनकी जिंदगी बड़ी मुश्किल है, जिनको शाम को दफ्तर से लौट के हाथ में चाय चाहिए होती है। ये सवाल मैं उनके लिए पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, उस समय की जो स्थिति थी, मैं अपने आप को, क्योंकि मैं एक टीचर थी, टीचर से फिर मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे हुए, और मैं इतनी जानती थी कि मैं एक औरत हूँ और एक लड़की हूँ। मैं एक लड़की जात से, मैं एक औरत हूँ और एक पत्नी हूँ और एक माँ भी हूँ, मतलब मेरे अंदर में ये था। और उसके बाद जब पुलिस में, जब मैं दिल्ली की सकेत कोर्ट थी, जब मुझे अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया गया, और मैं सिर्फ वहां से लेके, इस थाने से, और मैं रायपुर की जेल जाते तक की थोड़ा मैं बताना चाहूंगी। तो सकेत कोर्ट में जब मुझे पेश किया गया, उसी समय मैं जज साहब से गिड़गिड़ाना शुरू किया। वह मैं कैदी थी, सही हिमांशु सर भी थे, और वृंदा वगैरह और वकील वगैरह के साथ वहां सब थे, और गौतम नवलखा जी भी थे जिन्होंने मेरी जमानत के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया। तो जी। उस समय में जज से एक ही सवाल किया, जज साहब, मुझे छत्तीसगढ़ लौटने मत दो, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ लौटूंगी तो मैं सुरक्षित नहीं रहूंगी, क्योंकि सलवा जुड़न का दौर बहुत तेज रफ्तार से हमने देखा भी, चला भी। जी। तो उस हिसाब से तो मैंने उनको एक निवेदन किया, भले आप, मैंने गलत किया नहीं किया वो मैं नहीं जानती, क्योंकि अभी अगर मुझे जेल रखना है तो तिहाड़ में ही रखा जाए, दिल्ली में रखा जाए, लेकिन मेरे को वापस छत्तीसगढ़ मत भेजिए। छत्तीसगढ़ अगर मेरे को भेज दिया गया तो मेरे को नोच डालेंगे, ये मुझे नहीं छोड़ेंगे, ये किसी तरह मेरे को मार देंगे। मैंने हर तरह से गिड़गिड़ा के, मैं रो के, एक होता है ना, बोलते हैं कि औरत को बहुत एक नाजुक होती है, बहुत ही दर्द, मतलब औरत को जी। सहने की क्षमता नहीं होती, जी। कंडीशन मेरी थी। और मैं रो रो के जज साहब के साथ विनती किए, तो एक पुलिस वाला आता है संग्राम करके, वो बोलता है नहीं नहीं, ये तो मेरी दीदी हैं, ये मेरी दीदी हैं, और मैं इनको लेके जाऊंगा छत्तीसगढ़। तो उस समय जज साहब कहते हैं, आप जाइए, आप मत रोइए, आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरे आदेश पे आप जा रहे हो, एक करोच भी नहीं आएगा। तो उस समय मुझे लगा कि, एक बोलते हैं ना, औरत बहुत जल्दी विश्वास कर लेती, वही मेरे अंदर में था। इतने बड़े जज साहब बोल रहे हैं, उस जगह बैठ के बोल रहे हैं कि आप जाओ, आपको कुछ नहीं होगा, मेरे आदेश के अनुसार है, मैं आदेश दे रहा हूँ, आप छत्तीसगढ़ जाए, एक करोच भी नहीं है। तो मेरे को विश्वास हुआ, तो मैं आ गई छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से आने के बाद उसके बाद दंतेवाड़ा कोर्ट में पेश किया गया, तब तक मैं ठीक थी, स्वास्थ्य मेरा सब कुछ था। अब उस समय वाशनी मैडम थी जज, वो मेरे को 3 दिन का रिमांड के लिए लिए, तो 2 दिन का रिमांड के लिए उसने परमिशन दिया मुझे। रिमांड में पुलिस वाले लेके थाने में लेके चले गए। उस समय थाने के अंदर रखा गया, ना मेरे परिवार को बताया गया, किसी को नहीं बताया। उस समय तक भी मैं अपने आप को एक लाचारी महसूस कर रही थी, मतलब मैं अब क्या कर सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, अब मेरे साथ क्या होगा पता नहीं, और मैं तो एक औरत हूँ। अब ये तो बहुत बड़े बड़े अधिकारी ऑफिसर है, मतलब मेरे अंदर में एक होता है ना, औरत एक लाचार जी। है, क्या कर सकती है एक औरत बेचारी, ये वाला किस्सा मेरे अंदर खुद में था। तो फिर मैं ताने में वहाँ ले गए, पूछताछ हुआ, सब हुआ। जिस रात को, जब आधी रात होती है और अंकित गर्ग एसपी को बुलाया जाता है, उस दिन छुट्टी का दिन भी था, और बुला के अब जिस तरह से मुझे बैठा के जो पहले पूछा गया, फिर उसने जो टॉर्चर करना चाहा, अब उस समय में जब टेबल में बैठ के वो जितना अपना सावशी जो तरीके से पूछताछ कर रहा था, कि हिमांशु को लेके, नंदिनी सुंदर को लेके, अरुंधति राय है, प्रशांत भूषण कौलिन, मतलब मेगा पाटकर वगैरह, सबके बीच में कि आप एक नक्सलवाद के लिए काम करते हो, शहरी नक्सलवाद, इस तरह के बहुत सारा सवाल जवाब पूछे। मैं हर बात उनको जवाब देने की कोशिश की,
लेकिन फिर भी उस समय भी मेरे अंदर एक लाचारता ही था। तो वो गंदी गंदी गालियां दे रहा था, माँ बहन गाली दे रहा था, फिर मेरे सिगरेट पी के फूक रहा था। तो मैं बोली मैं एक औरत ही तो हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं एक लाचार औरत हूँ। एकदम लाचार बन के मतलब उनको गिड़गिड़ा रही हूँ, उनको बोल रही हूँ कि मुझे इस तरह क्यों कर रहे हो, मत इतना पूछो, मैं जो है वो बता रही हूँ। फिर उन्होंने आदेश पे आदेश देते गए, फिर मेरे जैसे करंट शॉट देना, मेरे कपड़े उतरवा के जिस तरह से मेरे को निवस्त्र करके जो हालत उसने कर रहे जाए, तब भी मेरे अंदर एक ही सवाल आता था कि मैं क्या करूं, मैं तो एक औरत हूँ, मैं लाचार हूँ, बस गिड़गिड़ाने के सिवाय कुछ नहीं। मत करो, ऐसे मत करो, मैं एक औरत हूँ, मैं 3 बच्चे की माँ हूँ, मेरे पति हैं, आप लोग तो मेरे भाई जैसे हो, ये मतलब ये जो होता है बेसिकल औरत जब कोई अटैक करता हमला करता है तो इस तरह के बोलते हैं, वही चीजें मैं बोलती रही। उसके बाद फिर जैसा उन्होंने इतना जबरदस्ती मतलब ये करंट ये सब पहले किया, और उसके बाद मुझे मारपीट किए, लातों से मारना, ये करना। उस बंद रूम में एक पुरुष वर्ग अगर एक महिला के साथ इतने आधी रात करे तो क्या करे। तब भी मेरे को लगा मैं लाचार हूँ, मैं बस गिड़गिड़ाने के सिवाय कुछ नहीं की, मैं गिड़गिड़ाते रही उनको कर। फिर उन्होंने लास्ट स्टेज में फिर बाहर जाते हैं, फिर उधर से एसपी उनको बोल देते हैं कि तुम ये करो। जब उन्होंने मेरे ऊपर जब अटैक करे और जिसे गिराए, उस दौरान की जो आज आप पूछ रहे तो मैं बिल्कुल बताऊंगी, क्योंकि मैं आज लाचार नहीं हूँ, मैं पीड़िता हूँ कि भी मैं पीड़ित नहीं हूँ। तो आज मैं अपने आप को मैं लाचार के रूप में नहीं रखती, उस समय की स्थिति को आज भी मैं याद करती हूँ। जब मेरे शरीर पे जिस तरह के हमले निवस्त्र करके जो खुद इस तरह करने की कोशिश की, और लास्ट में फिर उन्होंने जब पत्थर डाले, उस समय मैं कह नहीं सकती कि मेरे अंदर की तकलीफें कितनी थी। अगर एक जिंदा शरीर में अगर पत्थरे डाल के उसको डंडों से इस टाइप के घुसा, वो किस चीज से घुसाते रहे नहीं पता, पर इतनी दर्द, मैं इतना मतलब अपने आप को तड़पती रही, मैं बोलती रही, मैं चीखते चिल्लाते रही कि मत करो, ये सब मत करो, आप मेरे भाई जैसे हो, मत करो, मैं एक माँ हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरे पति हैं, लेकिन नहीं। और उस समय की दर्द को आज भी महसूस करती हूँ, तो मेरे अंदर तो उस समय भी ये गुस्सा कभी नहीं आया कि मेरे को इनको बदला लेना चाहिए, इनको मारना चाहिए। मेरे को ये लगा मैं लाचार हूँ, मैं विवश हूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर, मैं एक औरत हूँ, यही लगा। लेकिन वो सब कुछ सहने के बाद, जब उसके बाद जब मेरे को अस्पताल ले गए, अस्पताल से जब कोर्ट में लाए, कोर्ट में मुझे बिना जज को दिखाए, मतलब जो न्यायालय में बगैर घुसाए, उसके बाद मुझे जेल, जो रायपुर जेल में ले गए। तो उस समय तो मेरा होश नहीं था, मैं तो बहुत ज्यादा एक तकलीफ से गुजर रही थी, मुझे नहीं पता मैं किस कंडीशन में थी, मेरे को खुद को नहीं, मेरे बच्चे नहीं, मेरे कोई परिवार मेरे पास नहीं था। तो मैं रायपुर जेल से फिर बोले जो वहाँ के जो जेलर बोले, अधीक्षक बोले कि नहीं, आप लोग ने इसे कोई इस तरह मारे पीटे क्या करके लाए सर, वो बाद में मुझे बताए कि लाए हो तो मैं नहीं रखूंगा, क्योंकि जेल के आने के बाद कुछ होगा, मेरी जिम्मेदारी मैं नहीं रख। उन्होंने फिर से मुझे लेके गए अस्पताल में, अस्पताल से फिर रायपुर जेल ले जाने के बाद जो मेरे पास ग्लूकोज चढ़े थे, और ग्लूकोज को क्या कि ये मानव 14 ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया, ये रान रंडी जो सब बोले, ये साली भोसड़ी वाली आदिवासी गोंड, इनकी क्या है करके उन्होंने पूरे मेरे ग्लूकोज बटल को उन पुलिस वाले ने निकाल दिया, और मुझे जी। सीधा बेड सुटा के और फिर चलाते हुए मुझे रायपुर जेल की ओर ले गए। और आज भी मुझे मालूम है उस गेट में मुझे एक लात मारे, जो मैं जेल की गेट के उस पर गिर गई। गिरने के बाद वहां की जो मैडम बोलती उठ, तो मैं बोल उठने के औकात में नहीं हूँ मैडम, मेरी हालत बहुत करे। और क्यों इतने बड़े बड़े कारनामे करते, तुमको शर्म नहीं आती, ये ढोंग कर रही है, ये ऐसा कर रही है, वहां पर भी मेरे, पर उस समय भी मेरे को लगा मैं लाचार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर वो रायपुर जेल में कुछ दिन रह कर गया, और उस जगह पर मैं सोचती रही मैं कुछ नहीं कर, मैं लाचार हूँ। लेकिन उसके बाद कुछ समय के बाद फिर से मुझे जगदलपुर जेल में लाया गया, तब भी मेरे को लगता था जी। कि मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर जी। उसके बाद मैंने, ये जब मेरे को इस तरह से चुपचाप खामोश बैठ के जेल के अंदर में रह के किसी से बात नहीं करना, कुछ नहीं करना, मैं अपने आप में सोचती थी कि मैं एक औरत हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे पास मैं क्या कर सकता हूँ, अब समाज को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, समाज वाले मुझसे क्या करेंगे, मेरे को सब नफरत करेंगे, इस टाइप के मेरे अंदर की सोच थी। लेकिन जब जगदलपुर के जब जेलों में आई, फिर रायपुर से जगदलपुर, उस बीच में जो दो मेरे साथ दो बहनें, वो मेरे अंदर मेरे पास आती हैं और मुझसे कहती हैं कि दीदी आप हमेशा खामोश क्यों रहती हो, आप खाते नहीं हो, कुछ नहीं हो, इस तरह से क्यों हो।
तो मैं बोले, मेरे को लगा कि मेरे साथ जो हुआ वो मेरे साथ ही हुआ, इनके साथ नहीं हुआ। फिर वो बहनें मुझे लेके जाते हैं एक बाथरूम के अंदर, ले जाके अपने, जब वो बहनें अपने कपड़े को खोल के दिखाते हैं, तो पता है मैंने क्या देखा? मैंने उन दोनों के स्तनों को देखा, तो उनके निप्पल एक के कट गए थे, करंट शॉट मारे थे, एक के शरीर में उनके दांत के निशान थे। मैं बोली ये क्यों, ऐसा क्यों है आप लोग के साथ, क्या हुआ? तो वो बहन ने मुझे बताया, हमारे साथ तो इस तरह से बलात्कार किया गया, ये देखो हमारे शरीर को काट काट किया गया, मेरे को करंट शॉट दिया गया, मेरे निप्पल काट दिए गए। जब उनकी बात सुन के, जब मैं रात को, मैं जेल के अंदर में जब सोई, तो मैं सोच में पड़ गई ये क्या है। फिर वो बहनें ने बोली, आप तो पढ़ी लिखी हो ना, हम तो अशिक्षित है, अनपढ़ है, हमारी आवाज कोई नहीं सुनेगा, हमारा किसी को बताएंगे तो हमारा कौन सुनेगा, लेकिन आप पढ़ी लिखी हैं, आप पूरे देश भर में बता सकते हैं, आप बोलो ना, आप ऐसा कुछ करो ना। तब मुझे फिर रात में, मेरे को नींद ही नहीं आई, मैं रात भर सोचती रही, मुझे क्या करूं क्या करूं क्या करना है। उस समय मेरी आत्मा से मुझे एक आवाज आई कि नहीं, तुमको कुछ करना है, ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, ऐसे कितने बहने के साथ हुआ है, इसलिए कुछ करना है और तुमको कुछ करना है। उस बीच में मैंने एक चिट्ठी लिखा, चिट्ठी लेके फिर उसको लगा कि शायद मैं रहूं या ना रहूं जो मेरे साथ हुआ, क्योंकि मेरे अंदर जो पत्र डाल दिया कि जाम हो गया था, मैं यूरिन भी नहीं कर पाती थी। मुझे जब चलती थी तो उस समय कुछ और भी मतलब वहाँ महिलाएं थी, तो उनको सबको लगता था इसके साथ दिन रात बलात्कार जैसे चीजें हुई होगी, मतलब वो भी लड़कियां नहीं बोलती तो समझ चुकी थी। पर वहाँ के जो ड्यूटी करते थे, क्यों रे तेरे साथ कितने बार हुआ, इस टाइप का मतलब वो पूछते थे, ठीक से चलना, क्योंकि मेरे अंदर पत्रे फंस गए थे तो वो निकल नहीं पाए। तो उसी दौरान मैं जब चिट्ठी लिखी, तो चिट्ठी में जब, तो सर हिमांशु सर, कॉलिन सर ने तुरंत सुप्रीम कोर्ट में डाला, फिर आदेश आया। मैं चुपचाप ऐसे जेल में बैठी थी, तो एक पट्टी चलने लगी कि सोनी छोड़ी को आप कोलकाता ले जाना है। तो फिर मेरे अंदर थोड़ी सी एक जान आ गई, मुझे लगा कि शायद कुछ अच्छा होगा। फिर मैं कलकत्ता में इलाज करवाया, इलाज करने के बाद जब मेरे पत्रे निकाले गए, उस समय जब पत्थर निकालने के दौरान भी छत्तीसगढ़ पुलिस वहां पहुंच गई, मतलब किसी तरह, और कहने लगी कि नहीं, उस समय डॉक्टर की 7 जन की टीम थी वहां कलकत्ता में। तो वहां भी मैं एक तरफ से एक लाचारपन पे मैंने बोला, देखिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास जो कुछ है, मेरा जो इलाज करेंगे वही है, मैं इतनी लाचार और इतनी विवश महिला बन चुकी हूँ, मेरे पास इसके सिवाय कुछ नहीं है, आप लोग मेरा इलाज करिए, जो इसकी रिपोर्ट है आप ऊपर भेज। उस बीच में वहां लड़ाई हो रही थी। तो जब मेरे को मतलब लेट आए और जब मेरे पत्रे निकाले गए, तो मैं यकीन नहीं करेंगे कि मैं भी 3 बच्चे की मां, उस समय ने मैंने इतना झेला नहीं, उतनी मेरे को तकलीफों के साथ मेरे पत्रों को निकाला गया। और पत्रों को निकालने के बाद फोर्स पुलिस वाले बोलते, ये सुन, इस रिपोर्ट को तुम बोल कि हमको दे, तुम मांग। मैं बोली मैं नहीं मांगूंगी। क्यों नहीं मांगेगी? नहीं मांगेगी ना तो ठीक नहीं होगा, तेरे पति भी जेल में है ना, उसको साथ लेंगे। मैं बोली मैं नहीं मांगूंगी, सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उसी आदेश के अनुसार। फिर मैं डॉक्टरों को बोला, उसमें से 7 डॉक्टर थे, उसमें मेरे फेवर में 2-3 डॉक्टर खड़े हो गए। उसने मतलब कलकत्ता की बोली से बोले, अम्मा आप परेशान मत हो, आपके साथ हम हैं, आपका रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ही जाएगा। तो मैं उनके सामने भी आकर गिड़गिड़ाई कि मेरी रिपोर्ट को आप भेजिए, क्योंकि इसके सिवाय मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे को इतना कुछ किया गया मेरे साथ का। तो फिर उस रिपोर्ट को वहां भेजे, फिर वैसे करते फिर से दोबारा मेरे को जेल में डाला गया। मैं जेल में थी। तो धीरे धीरे उसके बाद जो वहाँ महिलाओं के साथ अत्याचार, जो जब जेल में रह रहे थे, तो कीड़े की खाना, आधा पेट खाना, जो बच्चों को, जो मेरे आदिवासी बहने को बाहर में बलात्कार करा गया, जंगलों में लकड़ी लेने गए उनके साथ बलात्कार करे, वो 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 बहने जगदलपुर मतलब जेलों में बच्चों को जन्म देने लगे। तो वैसे ऐसे चीजों को मैंने देख, कई ऐसे चीजें मेरे को जब जेल के अंदर दिखे, तब मेरे को लगा कि अब हमको लड़ना चाहिए। तो वहीं से मेरी लड़ाई शुरू। फिर भूख हड़ताल, मैंने 2-2 महीने का भूख हड़ताल किया। फिर कीड़े मकड़ों के खाना नहीं खाएंगे, पेपर दो, ये दो, सारा चीजें हम जेल के अंदर सब मिलकर लड़ने लगे। फिर इरोम शर्मिला का उदाहरण दिए कि इरोम शर्मिला इतने साल रह सकते तो हम लोग क्यों नहीं रह सकते। तो ये करके पूरी अपने हक को माने। तब मुझे समझ में आया कि तब जब वो आंदोलन मैंने चालू किया, तो फिर लड़कियां ने भी एकजुट हो गई, उन्होंने, क्योंकि ये दीवाले ऐसे पोतते थे ना वहाँ चुना, तो वो लड़कियों का जब इधर से गुजर पूरी मतलब फोड़ा फुंसी गाँव होता था, पूरी शरीर होता था, दिन रात काम कराते थे।
और जी। टॉयलेट में भर जाता था तो उसको महिलाओं से साफ कराते थे, हाथों से निकलवाते थे। तो मेरे को ये सब देखने को मिलता था। उसके बाद भी मजबूरी होके लाचार होके अब खाना खाना पड़ा। तो उससे सब तमाम चीजें मैंने जेल देखने के बाद अब लगा कि मुझे लड़ना चाहिए, और मैंने वहीं से अपनी लड़ाई से चालू किया और वहां एक आंदोलन खड़े कर दिए। तो तब लगता था कि लड़कियां बोलती थी, दीदी अब हम लड़ेंगे, आप बैठो, अब हम सवाल पूछेंगे इनसे, आप बैठो, जेल के अंदर होता था। तो तब लगा अरे इस तरह लड़ने से, एकजुट होने से हमारे लोग लड़ सकते हैं, मेरे को ही पता चला। उसके बाद फिर मैंने बाहर निकले, फिर उस समय कई जेलों में लाते समय मतलब कोर्ट में लाते कई तरह का झेलना पड़ा, बहुत सारी चीजें हुई। मेरे को ये भी हुआ कि कोर्ट से के दौरान फिर एक सर्किट हाउस का है, उस जगह पे इन लोग छुट्टी का पूरा करके मेरे अंदर में फाड़ के डाले। उसमें भी जब जेल में बताया गया था पे किया गया आज, उन्होंने बहुत सारे केले खिलाए, बची थी कि नहीं तू मर तो नहीं जाएगी, सब ये था। और जेल में भी बहुत सारे टॉर्चर हुआ, सब चीजें मानसिक रूप से हुआ। पर जितने जुल्म हुआ होते गए उतनी अंदर की ताकत बढ़ती गई। इस तरह से होके हमारी लड़ाई की एक शुरुआत हो गई है। तो आज मुझे लगता है कि हर कोई पूछता डरती कैसे नहीं, कैसे इतना आपको ताकत, तो आएगा कैसे नहीं। जब जुल्म कोई शरीर ने सहा है हर चीज पग पग में, तो आज उससे कैसे कमजोर हो सकता है। तो इतनी हमें सारी चीजें होने। हमें आप कुछ कहना चाह रही थी, मुझे लगता है। सोनिया, आप लगातार कह रहे थे जब आप मेरी हिम्मत नहीं हो रही अभी कुछ बोलने की, पर आप लगातार कह रहे थे जब आपके साथ कुछ हो रहा था, आपने कहा कि मैं लाचार हूँ, मैं औरत हूँ, मैं लाचार हूँ, मैं औरत हूँ। मुझे लगता है लाचार वो लोग थे कि उनके पास और कोई तरीका नहीं था कि उन्हें एक औरत के शरीर पे इस तरह के प्रताड़ना करी, और एक के नहीं इतने लोगों के शरीर पे। तो लाचार वो लोग थे, वो उनके पास तर्क नहीं थे। मुझे नहीं लगता कि आप लाचार थे किसी भी हालत में। इस क्योंकि जी जी बिल्कुल सही है ये चीज। मैंने जब जेल गई, जेल से जब उन सबको देखा, तब उसके बाद मेरी लाचार हूँ ये खत्म हो गया, अब हम लड़ने वाले में से हैं। ये चीज मेरे को जेल में फिर बाद में मिला मुझे। तो तब तक मुझे लगता रहा कि